गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं दोस्तों। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत का विधि आयोग के बारे में बात करते हैं। ये क्यों सुर्खियों के अंदर है, आपको मैं ये बता देता हूँ कि हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत सरकार को एक तरह से फटकार लगाई है, क्योंकि 22वां जो विधि आयोग है वो भारत सरकार के द्वारा 21 फरवरी 2020 को गठित किया था, लेकिन अभी तक 1 साल से ऊपर होने के बावजूद भी इसका सदस्य वगैरह हैं और अध्यक्ष वगैरह उसकी नियुक्ति को लेकर कोई प्रगति वगैरह नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत सरकार से अपील की थी इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। अब आपको भारत का विधि आयोग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये कोई संवैधानिक आयोग नहीं है, ये भारत सरकार के एक आदेश के द्वारा गठित एक कार्यकारी निकाय है। याद रखना दोस्तों, एक कार्यकारी निकाय है और ये 1955 से विधि आयोग का जो कार्यकाल है दोस्तों, हर 3 साल के अंदर इसका पुनर्गठन किया जाता है और कार्यकारी निकाय के तौर पर हर 3 साल के अंदर पुनर्गठन किया जाता है। और आपको बता देता हूँ दोस्तों, भारत के अंदर सबसे पहला जो विधि आयोग है वो 1834 के अंदर लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता के अंदर गठित किया गया था। और जो पिछला था दोस्तों, यानी 21वां जो विधि आयोग था उसकी अध्यक्षता B.S. चौहान की अध्यक्षता में पिछला विधि आयोग था, जिसका कार्यकाल पूरा हो गया था दोस्तों। तो 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो B.S. चौहान, याद रखना। और जो इन विधि आयोग के अंदर दोस्तों एक पूर्णकालिक अध्यक्ष रहता है, जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त कोई न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुका हो और उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुका हो, वो विधि आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और इसके अंदर एक सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य रहते हैं दोस्तों। जो विधि मंत्रालय है, लॉ एंड ऑर्डर जो मिनिस्ट्री है दोस्तों, उसका जो सचिव रहता है वो इसका सदस्य के तौर पे भी काम करता है। प्लस क्या है कि 4 पूर्णकालिक सदस्य रहते हैं और 5 अंशकालिक सदस्य रहते हैं। ये विधि आयोग का संरचना स्ट्रक्चर वगैरह रहता है, ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों। और विधि आयोग का मुख्य कार्य ये रहता है कि भारत सरकार को जितने भी कानून वगैरह है उसमें सुधार करने के लिए, या भारत सरकार के द्वारा कोई भी काम वगैरह सौंपा गया हो, ठीक है, उस पर रिपोर्ट देता रहता है टाइम पर। अभी तक भारत के अंदर विधि आयोग के द्वारा लगभग 200 स्वतंत्र रिपोर्ट दी जा चुकी है भारत सरकार को, ठीक है। तो ये विधि आयोग के बारे में था, आप याद रखना दोस्तों। अगला केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज के अंदर है दोस्तों? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 2020-21 की कीमतों के आधार पे इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है दोस्तों। और भारत सरकार के द्वारा 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है, उसके वित्त पोषण और क्रियान्वयन को हरी झंडी दी है अभी हाल ही के अंदर, ठीक है। तो अब आपको केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये बुंदेलखंड की एक प्रमुख परियोजना है, जो बुंदेलखंड रीजन है MP और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। तो वहाँ पे दोस्तों केन और बेतवा नदी है, उनको जोड़ के सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंदर एक तरह से ये परियोजना स्टार्ट की गई है दोस्तों। इसमें केन नदी का जो पानी है वो बेतवा नदी के अंदर भेजा जाएगा दोस्तों। केन नदी का जो सरप्लस पानी रहता है, अतिरिक्त जो पानी रहता है, उसको बेतवा नदी के अंदर भेजा जाएगा। और ताकि क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर सिंचाई वगैरह हो गया। और ये एक बांध का नाम याद रखिए, इसमें नहर वगैरह स्थापित की जाएगी, लेकिन एक दाऊ धाम बांध का भी निर्माण किया जाएगा। दाऊ धाम दोस्तों बांध है, वो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत बांध का निर्माण किया जाएगा। इसका बांध का नाम याद। और इस परियोजना से दोस्तों लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर रकबा है, उसकी वार्षिक सिंचाई संभव हो सकेगी। जब ये परियोजना वगैरह पूरी हो जाएगी तो इतने लाख हेक्टेयर, 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, उसमें वार्षिक सिंचाई के साथ साथ दोस्तों 62 लाख आबादी, यानी लगभग क्या है कि 62 लाख आबादी उसको पानी का, पीने का पानी के साथ में 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट दोस्तों सौर ऊर्जा का भी उत्पादन किया जाएगा इस परियोजना के माध्यम से। तो ये इसलिए भारत सरकार के द्वारा 44,605 करोड़ रुपए उसकी मंजूरी दी है, ठीक है। अब आपको बेतवा नदी के बारे में बताता हूँ दोस्तों। केन जो बेतवा नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों और यमुना की सहायक नदी है। आप याद रखिए,
ये दोनों की दोनों नदियाँ केन और बेतवा उत्तर प्रदेश में मिलती है दोस्तों, मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना की प्रमुख सहायक नदियों के में से एक है केन और बेतवा। वैसे चंबल यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, ये चीज़ याद रखिए। और जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है उससे जो पर्यावरणीय कंसर्न के तौर पे दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका 10% क्षेत्र है, 10% जो, क्योंकि केन नदी है दोस्तों, इसका फैक्ट याद रखिए कि ये पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व है उससे केन नदी गुजरती है और इस नदी जोड़ो परियोजना की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका 10% क्षेत्र है दोस्तों, वो प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए क्या है कि इस योजना का विरोध भी किया गया था। ठीक है, ये थी दोस्तों। अगला एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एकीकृत यूपीआई की फुल फॉर्म है दोस्तों एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली। अभी क्यों न्यूज के अंदर है आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि ये जो प्रणाली है यूपीआई आधारित जो प्रणाली है दोस्तों, ये देश की सबसे बड़ी खुदरा भुगतान प्रणाली है, यानी देश की सबसे खुदरा भुगतान प्रणाली है। लेकिन दोस्तों इसकी समस्या क्या है कि ये केवल स्मार्टफोन के लिए उपयोग में उपलब्ध है और अभी एनपीसीआई और आरबीआई ये चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल लेन देन है या जो उसको ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिले, तो इसलिए जो फीचर फ़ोन वगैरह रहते हैं उसमें यूपीआई का ऑप्शन वगैरह प्रदान करने को लेके अभी विचार चल रहा है दोस्तों। इसलिए ये न्यूज के अंदर है एकीकृत भुगतान इंटरफेस देश का सबसे बड़ा खुदरा भुगतान प्रणाली है दोस्तों। इसके अंतर्गत एक तेज़ी से रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, यानी कुछ सेकंडों के अंदर यूपीआई के माध्यम से जो भी उपभोक्ता वगैरह है या उपयोगकर्ता है अपने बैंक खाते का विवरण दिए बिना, यानी अपने जो दूसरा पक्ष रहता है, इसके अंदर क्या रहता है दोस्तों, बिना सामने वाले के जिसको ट्रांजेक्शन करना रहता है, जिसको मनी सेंड करनी रहती है, उसके बैंक खाते की डिटेल वगैरह की जरूरत नहीं होती, बस एक यूपीआई की आईडी की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और दूसरे पक्ष को रियल टाइम के आधार पे मनी का ट्रांसफ़र किया जाता है यूपीआई के माध्यम से। ये चीज़ आप याद रखिए दोस्तों। लेकिन ये केवल जो फ़ोन रहते हैं स्मार्टफोन उनके लिए उपलब्ध है और अभी सरकार चाह रही है कि इसको फीचर फ़ोन को भी उपलब्ध कराए। ये जो सबसे बड़ी खुदरा भुगतान प्रणाली है दोस्तों, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा दोस्तों ये प्रणाली स्टार्ट की गई है। और एनपीसीआई के द्वारा एक भीम ऐप भी स्टार्ट किया गया था जिसका नाम है दोस्तों भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी ये एनपीसीआई के द्वारा शुरू किया गया था। ये यूपीआई के माध्यम से काम करने वाला एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है। और आपको बता देता हूँ यूपीएससी के अंदर प्री के अंदर भीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भीम के अंदर प्रमाणीकरण को लेकर जो वेरिफिकेशन होता है दोस्तों उसके 3 स्तर होते हैं, ये चीज़ याद रखना। 3 स्तर होते हैं जो प्रमाणीकरण भीम ऐप के अंदर आजकल इस तरह के जनरल क्वेश्चंस वगैरह यूपीएससी पूछती है दोस्तों। तो भारत इंटरफेस मनी यूपीआई के माध्यम से काम करने वाला एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन। ठीक है, अगला दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बात करते हैं। और परसों दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई थी जिसमें भारत के जो पहले सीडीएस थे यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनकी दुर्घटना हो गई थी और उनका स्वर्गवास हो गया था दोस्तों। तो इस पद के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो सबसे पहले 1999 के अंदर गठित कारगिल समीक्षा समिति के द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की जाए या पद का सृजन किया जाए ताकि सरकार को एक एकल बिंदु सैन्य सलाहकार के तौर पे, यानी एकल बिंदु सैन्य सलाहकार के तौर पे, यानी सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिले, सिंगल पॉइंट सलाह वगैरह है जो भी है इन्फॉर्मेशन वगैरह वो मिले दोस्तों। ये 1999 के अंदर कमेटी गठित की गई थी तो उसने ये सुझाव किया था। और ये एक 4 सितारे यानी 4 स्टार जनरल रैंक का अधिकारी होता है दोस्तों, 4 स्टार जनरल का अधिकारी होता है। और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहती है जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख की जो कमेटी रहती है दोस्तों उसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में काम करता है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थी COSC उसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी दोस्तों। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो परमाणु कमान प्राधिकरण रहती है उसके सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करते थे। यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी परमाणु कमान प्राधिकरण है उसमें भी साथ में ये रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार के तौर पे
और स्थायी अध्यक्ष तो ये थे ही दोस्तों। इसके अलावा रक्षा अधिकरण परिषद प्लस रक्षा योजना समितियाँ उसके सदस्य के रूप में भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप इसके अंदर काम करते थे। रक्षा अधिकरण जो परिषद है, जो रक्षा मंत्री की अध्यक्षता के अंदर कार्य करते हैं दोस्तों, उसका सदस्य थे। साथ में रक्षा योजना समिति है उसके भी सदस्य थे। और प्रधानमंत्री को जो परमाणु कमान प्राधिकरण है उसमें भी सैन्य सलाहकार के रूप में और रक्षा मंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो काम करते थे दोस्तों। तो ये इस पद के बारे में था। अगला दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा यानी जो ज्ञानपीठ ट्रस्ट है उसके द्वारा हर साल भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ न्यायाधीश के द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। याद रखना, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में। और भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों उसके अंदर कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं दोस्तों। याद रखना, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और उनमें से कोई भी नागरिक इस भाषा के अंदर कोई लिखता हो, उनका साहित्य वगैरह हो, जो उत्कृष्ट साहित्य हो, उनको पुरस्कार दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ न्यायाधीश के द्वारा। ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों। और 2020 का जो पुरस्कार है दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों असमिया के कवि यानी असमी भाषा के अंदर कवि है नीलमणि फुकन जूनियर। ये चीज़ याद रखना दोस्तों, इनके नाम याद रखिए कि 56वां जो पुरस्कार है वो असमी भाषा के अंदर मिला था। और जो 57वां जो पुरस्कार है दोस्तों वो कोंकणी जो भाषा, गोवा की जो भाषा है दोस्तों कोंकणी भाषा, उसके उपन्यासकार दामोदर मोजो, उनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। 56वां किसको मिला? असमी भाषा के अंदर। और 57वां मिला दोस्तों कोंकणी भाषा के अंदर। ये चीज़ आप याद रखना। और ये भारत के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एक स्कीम है जिसके बारे में बात करते हैं। न्यू स्कीम है दोस्तों, ये नाम देख लीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा सी इज ए चेंज मेकर प्रोग्राम। तो सी इज चेंज मेकर प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा सी इज ए चेंज मेकर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया दोस्तों। ये एक पान इंडिया क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है दोस्तों, जो पान इंडिया और राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों पॉलिटिकल लीडर वगैरह रहते हैं उनका निर्माण किया जाए, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वुमेन पॉलिटिकल लीडर, यानी जो महिला राजनेता वगैरह रहते हैं उनको क्षमता निर्माण कार्यक्रम, उनकी क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाए, उनको निर्माण किया जाए और उनको इम्प्रूव किया जाए। डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल, जो संचार के स्किल वगैरह रहती है, प्लस क्या कि जो निर्णय वगैरह लेने होते हैं उसके अंदर इम्प्रूव किया जाए। ये एक पान इंडिया क्षमता निर्माण कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। किसके लिए? पॉलिटिकल लीडर्स, वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, ताकि उनको ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थी दोस्तों जो कवर की है। और साथ में आप इस चैनल पे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है नवंबर महीने की और दिसंबर महीने की, उसका सार संग्रह भी दोस्तों कवर कर सकते हो। मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दी है। और आप सभी से अनुरोध है दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल वगैरह को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और अपने जितने करीबी दोस्त हैं उनको जल्दी से जल्दी शेयर करिए दोस्तों, ताकि उनके साथ भी कनेक्ट हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।